नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी। जिले की पेंटर की बेटी ने टॉप 10 में पाया स्थान। किसान की बेटी बनी जिला टॉपर। माली घाट स्थित सरस्वती मंदिर में चोरों ने मां सरस्वती के जेवरात की चोरी कर ली। और नगर भवन में नगर निगम की बोर्ड की बैठक मेयर द्वारा प्रस्तुत 800 करोड़ रुपए की बजट पर सर्वसम्मति से लगी मुहर। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। जिले की पेंटर की बेटी टॉप 10 में जगह बनाई, वहीं किसान की बेटी जिला टॉपर बनी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के कुरहन्नी प्रखंड के रहने वाले प्रमोद सिंह की बेटी प्रिया कुमारी पूरे बिहार में टॉप 10 में आई है। प्रिया ने सुबह में 9वां स्थान प्राप्त की है। प्रिया कुमारी को 481 नंबर 96.2% आया है। प्रिया ने बताया कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मुझे पहले से उम्मीद थी कि मुझे अच्छा नंबर आएगा। स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसको हम घर पर आकर भी रिवाइज करते थे। मुझे IAS अधिकारी बनना है। मेरे पापा गोवा में पेंटर का काम करते हैं। मैं सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल की शिक्षिका सुनीता मैम को दूंगी। प्रिया के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि मेरी बच्ची बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत करती थी। प्रिया बिहार में टॉपर लिस्ट में आई है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं गोवा में पेंटर का काम करता हूँ। टॉप बने हैं। मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। आप सभी को यहाँ पहुँचने के लिए मेरा धन्यवाद। कितनी खुशी मिल रही है आज? बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। हम सोचे, पहले से मुझे उम्मीद था कितना मार्क्स आ जाएगा। मतलब टॉप करेंगी ये उम्मीद था? हाँ, उम्मीद था, पूरा उम्मीद था। पढ़ाई कैसे करते थे? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? टाइम डिपेंड नहीं करता है पढ़ने के लिए ना। मतलब कि जब बैठते थे तो पूरा स्कूल में मतलब कि पढ़ाया जाता था ना, उस सबको घर पे आके रिवाइज करते थे। फिर ऑफलाइन कोचिंग जाते थे और फिर लास्ट में दिसंबर में दिशा ऑनलाइन का बैच खरीदते थे पढ़ने के लिए। पापा क्या करते हैं? पापा गोवा में मजदूरी का काम करते हैं, पेंटर है। और आप क्या बनना चाहती हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर हाँ, बनेंगी? हाँ। तैयारी में लग गई हैं? हाँ, लगे हुए। और क्या कहेंगे, सफलता का श्रेय किन्हें देंगे? मेरी 8th क्लास की मैम है सुनीता मैम, उनको और अपने माता पिता सभी को। पढ़ाई का माहौल क्या है परिवार में? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। मैम का सुनीता मैम। हाँ, नाम क्या है पूरा आपका? प्रिया कुमारी। कितना नंबर आया है? 481। कहेंगे आपकी भतीजी जो है वो टॉप 10 में शामिल हुई पूरे बिहार में, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है जो मेरी भतीजी जिला में टॉप है। पूरे बिहार में टॉप में है? पूरा बिहार में टॉप में। कितने खुश है इसको? बहुत खुश है। कैसी थी पढ़ने में ये? बहुत अच्छी थी पहले से। पहले भी पढ़ाई में तेज थी? हाँ, बहुत तेज। मेहनत कर रही थी लगातार? मेहनत बहुत कर रही थी। अब तो IAS बनना चाहती है? अभी कोशिश करेगी तो बनेगी। पढ़ाई को लेकर कितना जज्बा रहा है? कितना हमेशा उत्साहित रही है पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई के लेके बहुत पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के पीछे बहुत दिमाग दौड़ा रही है। खुश है ना? हाँ, खुश है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के सरिया प्रखंड के पोखरेरा गांव निवासी किसान रजनीश कुमार की बेटी तेजस्वी आर्या जिले में तीसरा स्थान हासिल की है। तेजस्वी के पिता रजनीश कुमार पेशे से किसान हैं। तेजस्वी 8वीं तक की पढ़ाई जिले के अंबिका भवानी स्कूल से की है। उसके बाद 10वीं राम प्रसन्न सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोखरेरा से की। अपनी सफलता का मुख्य श्रेय अपने माता पिता के साथ गांव के ही प्राइवेट टीचर शशि शंकर कुमार उर्फ बिट्टू सर को देती है। तेजस्वी डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती है। मेरा नाम तेजस्वी आर्या है। मेरे पिताजी का नाम रजनीश कुमार है जो कि किसान है। मेरी माताजी का नाम अर्चना कुमारी है।
जो कि गृहिणी है। मैंने अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई राम प्रसन्न सिंह उच्च विद्यालय से की है। मैंने अपनी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई अंबिका भवानी पब्लिक स्कूल से किया है। मेरे जो सफलता का श्रेय है वो मेरे माताजी, पिताजी को और जो मेरे कोचिंग टीचर हैं बिट्टू सर और बाकी सभी शिक्षकों को जाता है। हाँ, आगे क्या पढ़ना चाहती हैं? आगे चल के मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है और डॉक्टर बनना है। मालीघाट स्थित मां सरस्वती मंदिर में चोरों ने मां के जेवरात की चोरी की। मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट स्थित बिहार के इकलौते सरस्वती मंदिर में चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर मंदिर से आभूषण चुराकर फरार हो गए। घटना के दौरान चोरों की पूरी करतूत मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 चोर घर का मेन गेट का ताला तोड़कर मंदिर में घुसे। उसके बाद मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की। चोरों ने मंदिर में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा से आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिर के पुजारी देवेंद्र झा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुजारी देवेंद्र झा ने बताया कि सुबह जब पूजा करने मंदिर पहुंचे तो मंदिर खुला था और प्रतिमा पर से आभूषण भी गायब था। इसके बाद मंदिर के मालिक डॉक्टर रत्नेश कुमार आनंद को सूचना दी। डॉक्टर रत्नेश ने बताया कि पुजारी के सूचना पर पहुंच जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें 2 युवक मंदिर में घुसते दिखे। उन्होंने बताया कि उनके नाना पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमई राम के द्वारा उनकी नानी स्वर्गीय तितरी देवी की याद में यह सरस्वती मंदिर बनाया गया था। मिठनपुरा थाना में चोरी की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। कैसे चोरी हुई है? 7 बजे में हम आरती पूजा करके बंद करके चले गए। 7:30 में बंद हो जाता है, 7 बजे आरती हो जाता है, बंद हो गया। कल शाम और सवेर में आए हैं, फूल लेकर के आए हैं तो वो गेट पर ताला नहीं था लगल, खुलल था, ये भी खुलल था। तो हम देखे हैं खोल करके, शटर था, खोल करके देखे हैं तो जैसे मुकुट नहीं है और नथिया नहीं है और टीका नहीं है। हार है उस जगह, बिंदी है। मुकुट हार और टीका और नथिया पे चोरी हुई जी। पता चला सोने का कैसे किया? नहीं, हमको नहीं पता चला। FIR के लिए वहाँ जहाँ से हम मालिक से बात किए तो वो कहीं जे थाना में रिपोर्ट कर दीजिए, तो हम जा करके दे दिए रिपोर्ट। थाना में दे? हाँ, जो पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई है, 112 भी और 2 स्टाफ भी आए। नाम क्या हुआ आपका? देवेंद्र झा। कैसे पता चला आप लोग को? हम तो कल शाम में यहाँ से फिर चले गए थे 6 बजे। एक्चुअली यहाँ कोई रहता नहीं है, अकेले हम भी यहाँ नहीं थे, तो हम चले जाते अपने गांव मिर्जापुर। तो हमको सुबह में सूचना हमारे स्टाफ के द्वारा मिला कि मंदिर में चोरी हो गया है। तो हम फिर आनन फानन में आए यहाँ पे। तो अपना सीसीटीवी कैमरा में हम जब चेक किए तो 2 व्यक्ति इस गेट से एंट्री करता है, गाड़ी के निकट पे कुछ देर वेट करता है। फिर एक व्यक्ति इसमें आता है और 3 बार 4 बार अप डाउन करता है और फिर दोनों व्यक्ति इस गेट के बाद फरार हो जाता है, जो गेट से बाएं की ओर भागता है। यही हमारे सीसीटीवी में नजर है। चोरी हुआ है, मुकुट हुआ है, टीका हुआ है और नथिया हुआ है। तकरीबन 50 से 60 लाख का होना चाहिए। ये तो नाना के द्वारा बनाया हुआ था, और नानी के द्वारा स्वर्गीय रमई राम और श्रद्धेय माँ तितरी देवी के द्वारा निर्मित था। नाम क्या? मेरा हम पूर्व मंत्री रमई राम के नाती हुए छोटे नाती डॉक्टर रत्नेश कुमार आनंद। छिन्नमस्तिका मंदिर विवाद मामले में एसडीओ पश्चिमी और डीएसपी पश्चिमी ने दोनों पक्षों के साथ बैठकर निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। छिन्नमस्तिका मंदिर के जमीन के विवाद को लेकर एसडीएम पश्चिमी श्रेया श्री और डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी दलबल के साथ मंदिर परिसर पहुंची। भूमि डाटा को भी बुलाया गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील प्रस्तुत की। दोनों पक्षों को जमीन का कागजात अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। इसके बाद एसडीएम श्रेयाश्री ने अंचलाधिकारी ऋषिका कुमारी को जमीन के सभी दस्तावेज 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करने को कहा।
मंदिर परिसर में 2002 में विधायक मत से बने सामुदायिक भवन को कब्जा करने के आरोप पर भी एसडीएम ने बीडीओ को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस दौरान जब तक जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम पश्चिमी श्रेयाश्री ने बताया कि छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में अगले आदेश तक नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है। भूमि सर्वेक्षण और जमीन के सभी दस्तावेज के जांच के बाद ही आगे कुछ होगा। कल की तारीख में 28 मार्च को मैं एसडीएम पश्चिम, एसडीपीओ पश्चिम 1 सुचित्रा मैडम, सीओ कांटी और बीडीओ कांटी एवं थानाध्यक्ष कांटी, हम सभी लोग इस स्थल पर पहुंचे थे और वहां पर दोनों पक्षों से वर्तमान में विवाद ये है कि ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि जितनी भूमि उन्होंने मंदिर को दान की थी, मंदिर एवं उसका गेस्ट हाउस मिला करके उससे ज्यादा भूमि पर भी कब्जा है। तो दोनों ही पक्षों से उनके दस्तावेज मांगे गए हैं। स्थल पर दोनों पक्षों ने अपने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और समय की मांग की थी। 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है जिसमें अंचलाधिकारी के ऑफिस में जो भी संबंधित पक्ष हैं वो अपने भूमि से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य अगर कोई भी उनको डाउट्स हैं, किसी तरह की और बातें बतानी है, तो वो यहाँ मेरे कार्यालय में या जितने अधिकारियों का भी नाम बताया गया उन समय से किसी के भी कार्यालय में जाकर के फर्दर बातें बता सकते हैं। और वर्तमान में जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक के लिए इन सभी प्लॉट्स पर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन से रोक लगाई गई है। कुछ कंस्ट्रक्शंस और ये सब देखे जा रहे थे, फिलहाल सभी चीजों पर रोक है और जब ये इशू क्लियर हो जाएगा, जो कि हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी क्लियर हो, उसके बाद आगे जैसा होगा वो किया जाएगा। विधि व्यवस्था को लेकर के पहले से ही छिन्नमस्तिका मंदिर का इशू थानाध्यक्ष और एसडीपीओ मैडम के जानकारी में था। वर्तमान में गश्तियां और बढ़ा दी गई हैं ताकि किसी और तरह की समस्याएं ना उत्पन्न हो। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने समरनालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। गाँव तथा गाँव की गरीब जनता के हित में संवेदनशील एवं जवाबदेह होकर सरकारी प्रावधान एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए ससमय कार्यों का निष्पादन करें। यह बातें ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक करते हुए कही। बैठक में मनरेगा योजना, जल जीवन हरियाली, जीविका, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा कर कार्य की प्रगति एवं उपलब्धि की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक निर्देश दिया। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिला में ग्रामीण विकास का बेहतर कार्य जारी है। उन्होंने आगे कहा कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत संचालित सर्वे कार्य के तहत 2,96,802 गरीब व्यक्तियों का नाम जोड़ा गया है ताकि इन छोटे व्यक्तियों के लिए भी आवास का निर्माण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सर्वे का कार्य पूरे अप्रैल माह तक चलेगा और छूटे हुए व्यक्तियों का नाम शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ जितना योजना है सब बढ़िया से काम हो रहा है, अच्छा से काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2,96,000 नए लोगों का नाम शामिल किया गया है। जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपना छत नहीं है, उन गरीबों का नाम जोड़ा गया है। और अभी 1 महीना का समय और बढ़ा है। अब अप्रैल भर महीने तक सर्वे का काम होगा और भी जो लोग छूटे हुए होंगे सबका नाम जोड़ा जाएगा। तो सब तरह से अच्छा काम, बेहतर काम मुजफ्फरपुर जिला में ग्रामीण विकास का चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा रहा है सर, बिजली कटने की वजह से जल की आपूर्ति बंद हो जाए, तो इसको लेकर कुछ निर्देश? बिजली तो कई कारणों से कटते हैं, आंधी तूफान से कटते हैं बिजली, फिर और बिल के चलते भी बिजली कटती है। तो वो सब चीज दिखवा लेंगे, आपने संज्ञान में लाया है बिजली विभाग के माननीय मंत्री से बात करके। नगर निगम बोर्ड की बैठक में वार्ड 19 की पार्षद पूनम देवी ने मेयर पति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वार्ड नंबर 19 की पार्षद पूनम देवी ने नगर निगम की महापौर निर्मला साहू के पति शिवशंकर साहू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आज नगर भवन के सभागार में बजट को लेकर बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक शुरू होते ही वार्ड पार्षद पूनम देवी ने जमकर हंगामा शुरू कर जमीन पर बैठकर अपना विरोध जताया। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड नंबर 19 में
एक दाता शाह झुनझुन बाबा का मजार है, जिसके जीर्णोद्धार को लेकर पार्षद पति मेयर पति शिवशंकर साहू के पास पहुंची थी। पहले तो उन्होंने दूसरे धर्म की बात कहकर मना कर दिया, फिर उनके द्वारा पैसे की मांग की गई। ये सभी आरोप पार्षद वार्ड 19 की पार्षद पूनम देवी ने मेयर पति पर लगाया है। बोर्ड की बैठक में इस हंगामे को लेकर काफी चर्चा है। आज मैं बोर्ड के मीटिंग में मैं अपने वार्ड 19 में छट्टू चौधरी लेन पंकज मार्केट में मेरे वार्ड में एक दाता सा मुक्सुंदुम बाबा का मजार है, ठीक। वहाँ पे उनका सीधे सिर है ढकल, वहाँ न चारों बगल से घेराव है न छत। इसके लिए मेरे साहब मेयर साहिबा के आवास पे पहुंचे, लेटर पैड पर लिख के उनको अनुशंसा करने के लिए, छत के लिए, आगे चारों बगल बाउंड्री के लिए। तो उन्होंने अंदर से तो उनको साहब से जो राजू भैया है उनसे मेरे साहब को बातचीत हुई, जिसके लिए पेपर पर साइन कर दीजिए, अनुशंसा कर दीजिए। वहाँ पर जल जमाव की स्थिति होता है, वहाँ पर साल में एक बार काफी भारी संख्या में मेला भी वहाँ पे लगता है, तो वहाँ पर सबको जनता को समस्या होता है। उसमें हर आदमी पहुँचते हैं, ये नहीं कि मुस्लिम है, हिंदू भी सब आदमी जाके वहाँ पर ही शीश झुकाते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या मेरे साहब को जवाब दिए कि नहीं, वो तो मुर्दा है, मुर्दा को हम लोगों पूजा नहीं करते हैं। पेपर को लोग फेंक दिए तो हमारे साहब इमोशनल हो गए और पेपर के उठाए, तो उन्होंने बोले ठीक है जाओ कल आना और 50,000 रुपया लेके आना, ठीक है। तो मैं आज सदन में यही आवाज मंच पे उठाई हूँ जे सरकार के लिस्ट में यह नाम है क्या जो मुस्लिम देश का वोटर नहीं है। दूसरा में लिस्ट में नाम है सरकार के जो उन्होंने टैक्स नहीं भरते हैं। तीसरा में उन्होंने उनका सरकार में लिस्ट है कि उन्होंने वार्ड का जनता नहीं है, क्योंकि उनको तो 49 वार्ड में भ्रमण करना है, मुझे तो एक ही वार्ड में भ्रमण करना है जनता से। और कल मेयर साहिबा भी तो कबार पर हर जगह घूमे हैं, तो चादर चढ़ाने खुद जाती हैं, उनके साहब बोलते हैं कि वो तो मुर्दा है। बताइए, दाता साहब मजार मुर्दा है? जिस समय नगर आयुक्त हमारे आरा से ट्रांसफर होकर यहाँ आए, उस दिन यही उन्होंने भी आवाज उठाए, मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ धाम में नगरी में मैं घूमूंगी, समय निकाल के मैं घूमेंगे और दाता कमल सा मजार पर भी समय निकाल के वहाँ पर मैं शीश झुकाऊंगा। तो क्या उनको दिल में आज वही नगर आयुक्त बोले हैं कि मुक्ति धाम में 10 करोड़ का बजट खुरपिया माने हम तैयार किए हैं, मांग करेंगे। तो मैं क्वेश्चन उठाऊं, सर किससे मांग कीजिएगा? तो सरकार से। गुड सर, सरकार से। तो सरकार से तो कहा जाता है कि मेयर साहिबा के यहाँ आवाज उठता है उनको हस्बैंड से जे वो तो मुर्दा है। तो इसी तरह दाता साहब को हम लोग पूछते हैं, हम लोग भी जाते हैं मजार पे, ऐसा नहीं है। तो बताइए, उन लोग वोट नहीं डालते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, निगम में पार्षदों को, उनका राइट नहीं है? जैसे उन्होंने देवी भूमि के मैं पूछती हूँ, हम लोग हिंदू पूछते हैं, उसी तरह वो अपने दादा साहब को सारे मुस्लिम भाई पूछते हैं। मुशहरी में बदमाशों ने 70 रुपए किराया मांगने पर बाप और बेटे को गोली मार दी। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा घाट पर 9 से 2 युवकों को बाइक सहित पार कराने का मेहनतनामा मांगना नाविक और उसके पुत्र को भारी पड़ गया। नाविक ने जब किराए की मांग की तो युवकों ने विवाद शुरू कर दिया और गुस्से में आकर नाविक और उसके बेटे को गोली मार दी। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पिस्तौल दिखाकर डराने की कोशिश की। घबराहट में दोनों आरोपी अपनी सफेद रंग की अपाची बाइक BR06 CV 0471 छोड़कर भाग गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को मुशहरी PHC पहुंचाया, जहां से उन्हें SKMCH रेफर कर दिया गया। घायल नाविक उपेंद्र सहनी 52 वर्षीय और उनके पुत्र पंकज कुमार 25 वर्षीय का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उपेंद्र सहनी को पेट में गोली लगी है, जबकि पंकज को प्राइवेट पार्ट के पास गोली मारी गई है। घायल नाविक के बेटे सुधांशु कुमार ने बताया कि उसके पिता वर्षों से बूढ़ी गंडक नदी के बुधनगरा घाट पर नाव चलाते हैं। शुक्रवार को 2 युवक बाइक के साथ नदी पार करने आए थे। मेरे पिता ने किराए के तौर पर 70 रुपए मांगे, जिस पर दोनों युवक भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक ने बंदूक निकालकर पिता और भाई को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही मुशहरी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बदमाशों की छोड़ी हुई बाइक को जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी बोचाहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और बुधनगरा में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आए थे। गोली मार दिया बुधनगरा घाट पर। हाँ, बुधनगरा घाट पर गोली मार दिया है। काहे मार दिया है गोली? उसको पैसा मांगने के बाद पैसा नहीं दिया, बंदूक दो धैले था। हाँ, आदमी सब पकड़ रहा था, एगो पिस्टल छिना गया है और पाची गोली छिना गया है। हाँ, उसको खहटा ना तो गोली मार दिया। वो कहा वो भाग गया कि भाग गया है। किन सबको गोली लगा है इसमें? हमारा पापा है, भाई। क्या क्या नाम है उनका? पंकज और भूपिंदर सिंह। पंकज किनका नाम है? भाई का। कई साल के है वो? 28 साल। और पापा के क्या नाम है? भूपिंदर सिंह। कहाँ घर है उनका? बुधनगरा। थाना मुसौरी। कै बजे की घटना है? शाम को कोई 5-6 बजे। कई को गोली मारा है? अब वो देखने के बाद एक को दोनों को लगा है। अच्छा, कि कौन मारा है गोली? नाम नहीं जाने, गाँव के कुटुम्ब है। कुटुम्ब है? वो कहाँ के रहने वाला है? किधर का रहेगा, पूछेंगे तब ना। अच्छा, अभी नाम नहीं जानते, भाग गया है। हाँ, अपाची गाड़ी पकड़ाया है। हाँ, एगो पिस्टन पकड़ाया है। पिस्टन पकड़ाया, वो भाग गया है। हाँ। गोली भी पकड़ाया है? नहीं, गोली नहीं पकड़ाया है, बंदूक में होगा तो होगा। अच्छा, अभी आपके पिता और भाई घायल है। आपका क्या नाम हुआ? सुधांशु कुमार। गौशाला स्थित सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल में चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के 5वें दिन सभी हाउस के खिलाड़ियों ने जीत के लिए जी जान लगाया। गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल परिसर में चल रहे 6 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के 5वें दिन ग्रीन हाउस अपने विजय पथ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए 433 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, रेड हाउस ग्रीन हाउस को टक्कर देते हुए 431 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर, जबकि येलो हाउस अपने प्रतिद्वंदी से आगे बढ़ने की लालसा के साथ पूरी कोशिश करते हुए 429 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहा। पिछले 4 दिनों की तरह आज भी खिलाड़ियों का उत्साह और विरोधी से आगे बढ़ने का जज्बा देखने लायक रहा। सभी हाउस लीडर अपने अपने हाउस के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। खेल के प्रति बच्चों की समर्पण भावना को देखकर दर्शकगण फूले नहीं समा रहे थे। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण खेलमय प्रतीत हो रहा था। दिन है और आज डी और ई सीनियर बच्चों का मीन्स 8 to 12 के बच्चों का आज 400 रेस, 400 मीटर रेस, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे गेम हुए हैं सीनियर बच्चों का, जिसमें हैंडबॉल में रेड हाउस टॉप पे रहा और वॉलीबॉल में येलो हाउस टॉप पे रहा। आगे अंकों के हिसाब से अभी रेड हाउस टॉप पे है। कल भी हमारा मैच है, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे संडे को भी, और 1 अप्रैल को हमारा फाइनल है। नगर भवन में नगर निगम की बोर्ड की बैठक में मेयर द्वारा प्रस्तुत 800 करोड़ रुपए के बजट पर सर्वसहमति से लगी मुहर। कंपनी बाग स्थित नगर भवन सभागार में आज नगर निगम के अगले वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए लगभग 800 करोड़ का बजट पास किया गया। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की गई। बैठक में मुख्य रूप से नगर निगम महापौर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, नगर आयुक्त विक्रम विरकर, एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के साथ साथ तमाम नगर निगम क्षेत्र के तमाम वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने बताया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत निहित प्रावधान के आलोक में प्रत्येक वर्ष नगर निकाय का बजट तैयार किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वित्तीय वर्ष भी बजट तैयार किया गया है। लगभग 800 करोड़ का बजट नगर निगम क्षेत्र के जनता के विकास के लिए सर्वसहमति से आज पास किया गया है। वहीं डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र को विकसित, स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाने हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, अत्याधुनिक मार्किंग, सामुदायिक भवन, शहरी गरीबी उन्मूलन आदि के विकास कार्य पर बल दिया जाएगा। नगर निगम के वर्ष 25-26 के वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट की आज बैठक की गई। सभी माननीय वार्ड पार्षद महोदय, उप महापौर महोदय, महापौर महोदय, विधायक जी, विधान पार्षद महोदय, सभी लोग उपस्थित रहे। शहर के विकास के संबंधी बहुत सारी चर्चाएं हुई।
माननीय पार्षद महोदय ने बहुत अच्छे सुझाव रखे। फर्दो नाला के पक्कीकरण की बात हुई, ऑडिटोरियम का पुनर्निर्माण की बात हुई, आम्रपाली ऑडिटोरियम जो जुब्बा शाही पार्क में स्थित है। उसके अलावा जो मलिन बस्तियां हैं, 3 मलिन बस्तियां वार्ड 30 में, 39 में और 40 में है, उनके पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड के द्वारा उसी जमीन पे करने की स्वीकृति दे दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वहाँ पे प्रस्ताव दिए जाएंगे। उसके साथ ही शहर के विकास हेतु बहुत सारी योजनाओं, जैसे अमृत योजना केंद्र सरकार के, उसके माध्यम से शहर को बड़ी बड़ी पानी टंकियों के माध्यम से जल जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति दी, और नल जल के माध्यम से शहर को पानी देने का, सड़कों के पक्कीकरण के माध्यम से शहरवासियों को सुविधाएं देने का, पर्यावरण की दृष्टि से, महिलाओं के विकास की दृष्टि से, गरीबों के विकास की दृष्टि से बहुत सारी योजनाएं ली। श्री पार्षद महोदय ने उस पर गंभीर चर्चा करके उस प्रोजेक्ट को पूरा पास कर दिया है। आवारा कुत्तों पे सर लगाम नहीं लग पा रही है। आवारा कुत्तों पे लगाम के लिए 3 बार टेंडर हो चुका है, पुनः उसका टेंडर किया जा रहा है, जल्द ही उसका समाधान होगा। 2025-26 के बजट को लेकर बोर्ड की बैठक, स्पेशल बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कुल 801 करोड़ 42,56,087 करोड़ रुपए की अनुमानित आय का बजट है और अनुमानित व्यय का बजट 800 करोड़ 65,75,000 का बजट पास हुआ है। तो इतनी राशियों में हम लोगों ने पिंक टॉयलेट के लिए करीब 7 करोड़ दिया है, मोबाइल टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शहरी गरीबों की सुविधा के लिए टोटल बजट का 26.94% राशि शहरी गरीबों की सुविधाओं के लिए रखे गए हैं। वेंडिंग जोन बनाने के लिए करीब 5 से 7 जगहों पर वेंडिंग जोन बनाने की बातें उसमें रखी गई हैं, जिसमें 11 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। ऑडिटोरियम निर्माण की राशि भी उसमें रखी गई है, क्योंकि पिछले दिनों ऑडिटोरियम निर्माण के लिए नगर विकास विभाग से 13 करोड़ राशि प्रस्तावित हुई थी और उसमें 1 करोड़ की राशि नगर विकास विभाग ने हम लोगों को भेजा है ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार के लिए, उसके निर्माण के लिए। तो उसके बाद अगर राशि की जरूरत होती है तो नगर निगम से उस खर्च करके उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें 22 करोड़ की राशि रखी गई है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप, सीएनजी और ईवी चार्जिंग के स्टेशन के लिए भी 1.5 करोड़ की राशि लगभग रखी गई है। मुक्ति धाम के सौंदर्यीकरण के लिए राशि रखी गई है। पार्किंग, बहुत जगहों पर पार्किंग की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी करीब 1.5 करोड़ की राशि रखी गई है। और सबसे अच्छी बात है कि पशु सौदागृह के लिए भी राशि रखी गई है और जिनका कोई नहीं है, जो लावारिस लाशें हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी हमारे बजट में इसका प्रावधान रखा गया है। लेकिन स्वास्थ्य के मद में राशि बोर्ड की बैठक में शामिल हुआ और बहुत ही अच्छे से हमारा बोर्ड चला। आज सारा बजट उसमें पास हुआ। उसमें सबसे अच्छी जो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मेयर साहिबा को, नगर निगम प्रशासन को, नगर आयुक्त महोदय को, नगर विधायक को जी को और उप नगर आयुक्त को, कि जितने भी जो 350 परिवार जो बेघर होने वाले थे, जो जर्जर जमीन, सड़क, भवन थी, उन वार्ड नंबर 40 में, वार्ड 39 में और वार्ड नंबर अघुरिया बाजार वाला जो वार्ड है, उसमें जो गरीबों के पास, जो निगम कर्मियों के पास जो रहने के लिए छत नहीं है, जो चूता है, कभी कभी हादसा हो जा रहा था, उस पे आज बोर्ड की बैठक पर राशि को पास किया गया है। बहुत जल्द 350 परिवार को चिन्हित कर करके उन लोगों के निर्माण कार्य में भी हाथ बहुत जल्द लगेगा। इसके लिए नगर निगम के हमारे नगर आयुक्त महोदय ने भी हमको बोला कि इसमें इकबाल हुसैन जी का अहम रोल है। बहुत मेहनत की है, संघर्ष किए हैं। हमारे संघर्ष के पीछे हमारे सभी हम नगर निगम प्रशासन, खासकर मेयर साहिबा का बहुत बड़ा योगदान है कि वो पटना में भी जाके लड़के और इस योजना को लाई हैं हम लोगों के बीच में। और हमारा तो काम है मेहनत करना, करते रहे हैं। और हमने 2 मांग को और रखा है कि जितने भी धर्मस्थल हैं, उन सभी धर्मस्थलों पर नगर निगम की तरफ से बड़े धर्मस्थल पे 2 स्ट्रीट लाइट और एक स्ट्रीट लाइट, जो छोटा धर्मस्थल है उस पर 1 स्ट्रीट लाइट होना चाहिए। और कब्रिस्तान के लिए और ईदगाह के लिए विशेष राशि की हमने मांग किया है कि जैसे सभी, जैसे सिकंदरपुर घाट हो गया या और भी जो छोटा छोटा घाट है जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है, वैसे जगहों को भी वहाँ पे इन्हांसमेंट होना चाहिए। और इसी तरीके से कब्रिस्तान की भी और खासकर ईदगाह की भी जो जगह है उसको इन्हांसमेंट किया जाए, खूबसूरत हो जाएगा, एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और ये मुजफ्फरपुर हमारा गंगा जमुना के तहजीब है, ये हमेशा बरकरार रहेगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम में पढ़ने वाली 3 लड़कियों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। बिहार बोर्ड ने शनिवार को मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम में पढ़ने वाली 3 लड़कियों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। यह सफलता इन लड़कियों और मुक्ति धाम में संचालित अपन पाठशाला के लिए बड़ी सफलता है। शमशान घाट पर जलती चिताओं के बीच लोग आमतौर पर जीवन मरण या फिर क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे का मर्म समझने और समझाने लगते हैं। लेकिन एक दिन सुमित अपने मित्र के परिजन का अंतिम संस्कार करने मुक्तिधाम पहुंचे। तभी कुछ बच्चे जलती चिता के आसपास फल और पैसे उठाने के लिए दौड़ पड़े। सुमित ने बच्चों से पूछा, पढ़ते हो? बच्चों ने जवाब दिया, पढ़कर क्या करेंगे। इस जवाब ने सुमित को झकझोर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि इन बच्चों को समझाएंगे कि पढ़कर क्या क्या कर सकते हैं।
अपन पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार बताते हैं कि जब पाठशाला की शुरुआत हुई तब 8 से 10 बच्चे थे। अभी 130 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चियों ने मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। अपन पाठशाला शुरू होने से पहले यहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे। शमशान में सारे दिन खेलते कूदते रहते थे। इस वर्ष यहाँ के 3 बच्चे निधि, सलोनी और चांदनी ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। तीनों बच्चियों ने 10वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। यह तीनों स्कूल से आने के बाद पाठशाला में तैयारी करते थे। बिहार बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद यहाँ के बच्चों में काफ़ी खुशी है। वह एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं। अपन पाठशाला के शिक्षक सुमित कुमार ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से इन बच्चों को पढ़ा रहे थे। रिजल्ट आने के बाद काफ़ी खुशी मिली है। इस पाठशाला के लिए यह अभी शुरुआत है, आगे चुनौतियां अधिक है। मैट्रिक में पास होने वाली छात्राओं की इच्छा है कि वह इंजीनियर बने। इसके लिए पाठशाला कड़ी मेहनत करेगा। प्रथम आने वाली छात्रा चांदनी कुमारी को मैट्रिक परीक्षा में 337 अंक के साथ फर्स्ट डिवीजन प्राप्त हुआ है। चांदनी का कहना है कि उसे इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके घर की स्थिति ठीक नहीं है। उनके पिता ठेला चलाते हैं और उसी में गुजर बसर करते हैं। वहीं निधि कुमारी को 319 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। निधि का कहना है कि उसे भी इंजीनियर बनना है। आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, लेकिन पाठशाला से उम्मीद है कि उसे तैयारी कराई जाएगी। वहीं तीसरी छात्रा सलोनी कुमारी को 316 अंक प्राप्त हुआ है। उसे भी इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके घर की स्थिति ठीक नहीं है। वह अपन पाठशाला में 7 वर्षों से पढ़ती है। आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, लेकिन उसे उम्मीद है कि वह इंजीनियर जरूर बनेगी। हमारे लिए अब तक के सबसे सुखद समाचार है, और इन बच्चों को जितना खुशी है, इनके परिवार में जितना खुशी है, उससे 10 गुना या 100 गुना अधिक हमें खुशी है, क्योंकि इन बच्चों के साथ 8 साल का जो हमारा सफर रहा, और आज पहला जब रिजल्ट आया तो इनसे पहले तो हम रिजल्ट देखे, क्योंकि 12 बजे से बराबर क्लिक करके देख रहे थे रिजल्ट आ रहा है। 12:30 में रिजल्ट आया और उस समय बहुत खुशी हुई इन सभी का, तीनों का रिजल्ट देखकर। मतलब तीनों बच्चे पास तीनों फर्स्ट डिवीजन से पास किए। बहुत मतलब, और ये शुरुआत है, अभी तो कई रिजल्ट बाकी हैं, लेकिन यह पहला शुरुआत और फर्स्ट डिवीजन से आना, ये इन बच्चों के लिए और प्रेरणा देगा और हमारे लिए और शक्ति का स्रोत बनेगा। ये फर्स्ट बैच है और ये हमारे लिए बड़ी बात है। बच्चों के लिए परीक्षा तो अब हुई है, आपके लिए कितनी बड़ी परीक्षा थी? इन लोगों को परीक्षा तक सबसे बड़ी समस्या थी कि इन बच्चों को बैठा पाना, नियमित कर पाना, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति हमेशा जागरूक कर पाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसको ये हराते हराते आज एग्जामिनेशन को भी पास किए हैं। 337। आगे क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ लगता है। यहाँ अपन पाठशाला तो मैट्रिक तक ही तुम्हारी पढ़ाई कराना था, अब आगे सर बोले थे आगे और पढ़ाएंगे। यही अपन पाठशाला से पढ़ाएगा? हाँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी काम करते हैं। बताओ क्या नाम है? कितना? सलोनी कुमारी, फर्स्ट डिवीजन 316। 316। क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। इंजीनियर 12 के बाद होगा, तो 12 में आप क्या साइंस लेके पढ़ोगे? बाद में साइंस से लेंगे। पिताजी क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हैं? हम 7 साल। 7 साल। कितना नंबर आया? 319। नाम? निधि कुमारी। कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हैं? 8 साल से। अब क्या बनना है आगे? आगे पढ़कर इंजीनियर बनना है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का चाय पत्ती का दुकान है, उसी में काम करते हैं। घर में तो सबसे ज्यादा अब तुम पढ़ी लिखी हो गई। घर में बाकी लोग बच्चे जो हैं उनको भी यहीं पे लेके आती है यहीं पर। यहाँ पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी थी? हाँ, बच्चों को पढ़ते भी थी और बच्चे छोटे। अपना पढ़ाई कब करती थी? टाइम मिलता था तब 4 से 5 बजे तक उसको पढ़ाते थे। मारीपुर में आयोजित दावत इफ्तार में सभी वर्ग के लोग हुए शामिल। शनिवार को मारीपुर चौक पर दावत इफ्तार का आयोजन हुआ। इसमें रोजेदारों, जनप्रतिनिधियों और सभी वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी ने एक साथ रोजा खोला, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का अद्भुत नज़ारा दिखा। इस दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा कि इफ्तार पार्टी समाज में आपसी भाईचारा और सद्भाव बढ़ाने का माध्यम है। उन्होंने सभी को रमजान की मुबारकबाद दी, समाज में शांति और एकता बनाए रखने की अपील की।
इस दावत इफ्तार में अब्दुल सत्तार सहित कई रोजेदार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। नमाज के शुभ मौके पे आज अब्दुल भाई के सौजन्य से समस्त मारीपुर वासियों की तरफ से आज यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत अच्छा लगा देख के। समस्त मुजफ्फर वासियों को मेरी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मारीपुर में बड़े भाई अब्दुल सत्तार साहब के तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और हमारे बड़े भाई डॉक्टर गौरव वर्मा भी इसमें उपस्थित हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी और सौभाग्य की बात है। और हम सब लोगों को मिल करके डॉक्टर गौरव वर्मा सर को सपोर्ट करना है और आगे बढ़ाना है, जो हमेशा 24 घंटा हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, हर एक रिलीजन, कास्ट के लोगों के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। मुशहरी प्रखंड के नवादा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मधु प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया। मुसहरी प्रखंड के मनिका बिशनपुर मानसाही नवादा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने मधु प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही हजारों की संख्या में मधुमक्खी पालकों के साथ परिचर्चा की। इस दौरान सुरेश शर्मा पूर्व मंत्री बिहार सरकार, निर्मला साहू मेयर, डॉक्टर मोनालिसा उप मेयर, बेबी कुमारी पूर्व विधायक बोचहा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में मधुमक्खी पालन से बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। शहद उत्पादन से बहुत लोगों को लाभ मिल सकता है। जो लोग उत्पादन और निर्माण में लगे हुए हैं, सभी लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि यह काफ़ी मेहनत का कार्य है, लेकिन किसान हमारे मेहनती है। आज हमारे द्वारा मधु प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है। पैकेजिंग के बाद पूरे बिहार समेत देश विदेश में इसकी बिक्री की जाएगी। ऐसे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि आम आदमी के साथ इस पैकेजिंग प्लांट में काम करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस यूनिट के शुभारंभ के लिए हम प्रोप्राइटर संगीना कुशवाहा, आत्मानंद सिंह समेत उन सभी मधुमक्खी पालकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। इसकी सही ढंग से प्रचार प्रसार होगा तो बहुत लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि यहाँ काम कर रहा है किसानों को कुछ समस्याएं हैं जिनसे आज हम अवगत हुए हैं और उन समस्याओं को हम केंद्र सरकार तक पहुँचाएंगे और मेरी हर संभव प्रयास होगी कि उनकी सहायता की जाए। वहीं उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन चौधरी, जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा, रियाज अहमद, ब्रिजेंद्र कुमार, पप्पू रमेश कुशवाहा, देवनारायण सिंह, बैजनाथ प्रसाद, पंकज किशोर, पप्पू योगेंद्र प्रसाद, विजय कुमार सिंह, रितेश कुमार, उमेश गुप्ता, प्रमोद कुशवाहा, निखिल शर्मा, अरुण कुशवाहा, दीप नारायण सिंह, रोशन कुशवाहा, राकेश आजाद, वीरेंद्र कुशवाहा, सुनील यादव, ऋषि कुमार एवं सैकड़ों लोग उपस्थित थे। से बेरोजगारी की समस्या बहुत दूर तक दूर हो सकती है अपने बिहार में खास करके, और इस उत्पादन से लोगों को भी बहुत लाभ मिल सकता है। और इस दृष्टि से इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, जो प्रोडक्शन के काम में हैं, जो प्रोसेसिंग के काम में हैं, सब लोग मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेहनत का काम है, लेकिन किसान तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन इनकी अपनी भी समस्या है। आज हम यहाँ आए हैं, प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन है। यहाँ से पैकेजिंग का काम, प्रोसेसिंग के बाद और इसको फिर सेल का काम, एक्सपोर्ट हो या अपने देश में कहीं जाए, तो इस बात के लिए तो काफ़ी इससे संभावना इसके पीछे है। किसानों का भी बहुत लाभ है और उपभोक्ताओं का भी लाभ है, और बीज के प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं उनका भी लाभ है। तो हम शुभकामना देते हैं कि आज इस यूनिट की शुरुआत यहाँ आत्मानंद जी और उनके और साथ के लोग कर रहे हैं, तो इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो तो बहुत सारे लोगों को रोजगार इससे मिल सकता है। हाँ, इन लोगों को काम करने में थोड़ी कठिनाई भी होती है, क्योंकि जिस तरह की अपेक्षा इनकी है, जो जायज़ अपेक्षा है सरकार से इस काम में मदद मिले, उसमें थोड़ी कठिनाई अभी महसूस लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको इन लोगों ने अवगत कराया है।
हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। इन लोगों की बात अभी तक उचित जगह पर जिस रूप में पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंच पा रही है। अगर पहुंच गई होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं इस तरह के काम को प्रमोट करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, सरकार पूरी करना चाहती है। जो हम लोग लगाए हैं ये 35 से 40 लाख रुपए का लगा है और इसमें तो अभी बहुत सारे प्लांट आने बाकी हैं। जैसे अभी पैकेजिंग में फिलिंग आई है, कैपिंग आई है, इसके आगे इंडक्शन है, बार कोडिंग है। मैं अभी मधु उत्पादन भी करता हूँ। मधु उत्पादन सबसे पहले मैं बेकीपर हूँ, मधुमक्खी पालक हूँ। मधुमक्खी पालक करते करते मैं ट्रेडिंग में आया और किसानों से खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियों डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि इन सबों में सप्लाई करता हूँ। सप्लाई करते करते जब फैक्ट्री आए गए जाते आते देखते समझते ये समझ में आया कि ये लोग ब्रांडिंग कर करके बेच रहे हैं, तो हमें भी ख्याल आया। थोड़ा बहुत इधर उधर से व्यवस्था करते करते आज मैंने ये छोटा सा यूनिट लगाने का प्रयास किया। मधु सफैया भी करते हैं? नहीं, मधु में जो हम लोग का मधु एकदम ओरिजिनल होता है। हम लोग जो शहद निकालते हैं उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो पानी का जो इसमें से है वो पानी कम करते हैं। जैसे शहद का मॉइस्चर जो है, लीची शहद का मॉइस्चर 23 से 24% होता है और बिक्री लायक शहद 18% मॉइस्चर पर बिकता है। तो हम लोग इसको 24% पानी को करके 18% पानी रखते हैं और तभी पैक। लोन आपने लिया है क्या? जी, SBI बैंक से है, ये हमारा सपोर्ट है। इस योजना के तहत ये PMFE से। जी। तो कितने लोगों को आप रोजगार देने का लक्ष्य रखे हैं, कुछ ऐसा है? अभी तक तो ऐसा कुछ, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब क्या कितने लोग लगेंगे? अभी 20-25 आदमी तो ऐसे खट रहे हैं हमारे पास। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि PMFE से आपने जो लोन। जरूर, देश में है तो प्रधानमंत्री जी तो सब कुछ है हमारे, उनका धन्यवाद कैसे नहीं होगा। और सरकार के बिना हम चलेंगे कैसे? सरकार से एक शिकायतें भी हैं, जो मधुमक्खी पालकों की आय दोगुनी करनी थी, सभी किसानों की आय दोगुनी करनी थी। 2003 में मधु का रेट 100 रुपये के आसपास था और 2025 है, आज भी शहद का रेट 100 रुपये के आसपास ही घूम रहा है। जबकि उस समय जिनकी सैलरी 25,000 30,000 थी, आज उनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख के आसपास है। हम यहीं पर पिछड़ रहे हैं, हमारी बिक्री की कोई संभावना नहीं है। और जितनी भी कंपनियां शहद बेच रही है वो सब कहीं ना कहीं उसमें प्योरिटी नहीं है। और यहाँ के जो जनमानस है उनके माइंड में भी ये रहता है कि जो शहद जम गया वो नकली है और शुद्ध शहद जमता ही है। आप गूगल का ज़माना है, कहीं भी सर्च करिएगा, गूगल पर भी सर्च करिएगा, आपको दिखेगा कि शुद्ध शहद जमता है, शुद्ध शहद जमेगा ही। से कर रही हूँ, लेकिन हस्बैंड का जो है सो सपोर्ट मिला है और मेरे ससुर जी के टाइम से हो रहा है। मेरे ससुर जी इसके बारे में कुछ ना कुछ हमको देते थे कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसीलिए उसी समय से मेरे हस्बैंड पूर्वजों का ये व्यापार है और इसीलिए मैं इसको पैकिंग में जो है सो हस्बैंड तो मधुमक्खी पालन करते रहे, उसके बाद ये परचेज और सेल परचेज किए, उसके बाद इसको मैं पैकिंग में। का जो मध है वह पूरे भारतवर्ष में विख्यात है और उसका 60% उत्पादन यही होता है। इसका एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे अभी सांसद महोदय ने जो कहा है, इस बात को, चूंकि कृषि का दोगुना आमदनी तभी होगा जब कृषि का बाई प्रोडक्ट को हम प्रोसेसिंग कर करके करेंगे। उसका आज यहाँ ऋषि हनी ने उस प्रोसेसिंग यूनिट को बैठाया है। हमारे आदरणीय सांसद भी आए हैं, हम लोग भी गए हैं, नितिन गडकरी जी को इस मद से वाकिफ कराए हैं और इस बात को हम रख रहे हैं क्योंकि बिहार का मध पूरे देश में 60% बिहार में मध तैयार होता है और इसका एक्सपोर्ट और यहाँ जितने भी डावर में वगैरह वही सब का डायरेक्ट मार्केटिंग का यहाँ अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए काम होगा तो हमारे किसान भी खुशहाल होंगे और लोगों को मध मतलब शुद्ध मध मिलेगा, जिससे फायदा होगा और मध का खपत तो हर घर में अब हो रहा है। इसलिए जो है इसके लिए बढ़ावा देने के लिए जो आज हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ आए हैं, प्लांट देखे हैं। स्कूली बच्चों को ऑटो और ई रिक्शा में ले जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने पर ऑटो चालकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने सभी जिलों में 1 अप्रैल से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सरकार ने स्कूली बच्चों के सुरक्षा को देखते हुए लिया है। इस फैसले के खिलाफ जिले के ऑटो रिक्शा
चालक संघ ने एकजुटता दिखाते हुए शनिवार को बैरिया स्थित शहीद अब्बास भवन में ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ऑटो रिक्शा संघ ने निर्णय लिया कि सरकार के आदेश के खिलाफ 2 अप्रैल को जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर ऑटो रिक्शा संघ के नेता इलियास इलू ने बताया कि सरकार सुरक्षा का हवाला देकर स्कूल में चलने वाले ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को 1 अप्रैल से प्रतिबंधित कर दी है। सरकार का ये फैसला गरीबों के हित में नहीं है। कुछ दिन पहले ट्रैफिक एडीजी ने एक लेटर जारी कर स्कूल में चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा को बैन कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई ऑटो या ई रिक्शा पकड़ाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की इस आदेश का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोगों की मांग है कि पहले की तरह ऑटो और ई रिक्शा को स्कूलों में एंट्री चालू की जाए। पिछले 4-5 दिन पहले बिहार सरकार का एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि 1 तारीख से पूरे जिले भर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सभी टेम्पू ई रिक्शा से जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसको परिचालन बंद कर दिया जाएगा। अब ये मनमौजी नियम है क्या भाई कि ऑटो सुरक्षित नहीं है। अगर ऑटो सुरक्षित नहीं है तो असुरक्षित गाड़ियों को आपने परिचालन का परमिट क्यों दिया, आपने गाड़ियों को क्यों निकाला। आज लाखों लोगों का करोड़ों लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है और कहते हैं सुरक्षित नहीं है। अरे भैया कौन सुरक्षित गाड़ी है? जो सुरक्षित गाड़ी है वही हम लोग को देते, हम लोग वही गाड़ी खरीदते। आप ऑटो को बिहार में क्यों चालू कर दिया है? तो चालू करके आप साजिश के तहत गरीबों का रोजगार छीनना चाह रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त के नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आप इस तरह का गलत निर्णय को वापस लें और टेम्पू जैसे चल रहा है सुरक्षित उसको चलने दें। इतना सालों से चल रहा है, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुआ। आज बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है उससे दुर्घटना होती है और टेम्पो एक बहाना बना के माध्यम बना के कि नहीं इससे होता है। मोटरसाइकिल से लोग बच्चे ले जा रहे हैं वो असुरक्षित है? वो भी तो कहिए कि सुरक्षित नहीं है। जो लोग जा रहे हैं 4 व्हीलर से, क्या 4 व्हीलर से एक्सीडेंट नहीं होता, लोग नहीं मरते। इसलिए इस तरह का बहाना जो हमारे प्रशासन के कुछ लोग जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, सरकार के जो लोग हैं सरकार को गलत गुमराह कर रहे हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो पुनः इस पर विचार करे और किसी तरह का कोई निर्णय न ले जिससे बिहार में करोड़ों लोगों का रोजगार छिन जाए। क्या रणनीति तय की है? अभी हम लोग 2 अप्रैल को जिला समाहर्ता महोदय को एक लेटर देंगे जो मुख्यमंत्री को भेजेंगे, परिवहन मंत्री को भेजेंगे उनके माध्यम से, जिसमें उनसे मांग करेंगे कि आप इस तरह का निर्णय पर पुनः विचार करें और गाड़ियों का परिचालन बंद न करें। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग अपनी गाड़ियों को हर जिला में मुख्यालय पर लगाने का काम करेंगे। प्रशासन को गाड़ी देंगे, बोलेंगे भैया ये गाड़ियों को ले लो, जिस चीज़ों को तुम सुरक्षित कहते हो वो दे दो। हम लोग का रोजगार जब छिन रहा है हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पहले फेज में 2 तारीख को हम लोग पैदल मार्च करेंगे डीएम साहब के साथ। सर हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग कर्जा महाजन ले करके तब जो सीएनजी कहे तो सीएनजी खरीदे, ई रिक्शा खरीदे, ओकरा बाद हम लोग स्कूल में चला करके हम लोन सधा रहे थे। लोन सधा अब जो बंद कर दिए हैं, जो स्कूल में भी नहीं चलाना है और रोड में इतना ना बेरोजगारी है, इतना मतलब जनसंख्या इस चीज का हो गया है जो हम लोग का चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तब हम लोग क्या करके खाएंगे? सरकार से ये पूछना है हमको। क्या मांग करती है सरकार? हम मांग करते हैं कि आता जो लोन पर जितना गाड़ी लिए हुए है वो अपना लोन वापस ले, लोन हम लोग का माफ कराए, गाड़ी अपना वापस ले और बाद बाकी अगर ऐसा है तो हम लोग का 4 चक्का गाड़ी देने का काम करे, दीजिए, मैजिक दीजिए, हम लोग चलाएंगे मैजिक। अगर जो मैजिक बस बंद नहीं होता है, मैजिक बंद नहीं होता है, ट्रक बंद नहीं होता है, आप बार टेम्पू ई रिक्शा के जो कह रहे हैं तो हम लोग का मतलब व्यवस्था क्या देंगे? व्यवस्था अब सरकारी को देना होगा और नहीं देंगे तो क्या हम लोग क्या करेंगे? चोरी डकैती करेंगे कि बेईमानी करेंगे? क्या करेंगे? या कि कुछ गलत करके खाएंगे? बताइए, इतना दिन से खाए बगैर मर रहे थे तब ई रिक्शा चलाना इतना बड़ा कदम उठा लिए कि रिक्शा चला करके अपना परिवार के पालन पोषण करते थे। हम बीमार आदमी हैं, अब हम रोड में चलाना नहीं सकते हैं। हम ई रिक्शा हम चला करके स्कूल में चला करके बच्चा सबको पालन करते हैं। अब स्कूल बंद कर दिया, अब हम क्या करेंगे? एक खबर पहुंचाने का क्या आगे क्या सोचे? आगे सोचे है अगर इसको कोई निर्णय हम लोग का मतलब उसी का फिर चला हम लोग चलाएंगे। हम लोग नहीं मानेंगे बात, हम लोग चलाएंगे। अगर जेल भेजना होगा जेल भेजेंगे, जो करना होगा सरकार को करेंगे, लेकिन हम लोग चलाएंगे गाड़ी, स्कूल में चलाएंगे। अगर उससे ज्यादा रोकते हैं तो हम लोग या तो हमला करेंगे उन लोग पर और न तो अपना आत्महत्या करेंगे। धन्यवाद। आप ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के चालकों की समस्याओं को सुनने और इसको जो है
लोगों में दिखाने का आप लोग काम करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज हम लोग सभी ऑटो जो स्कूल में चलने वाले चालक सभी के साथ बैठक करके निर्णय लिया है कि 2 अप्रैल को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करके जिलाधिकारी महोदय को हम लोग अपनी मांगों को जो है सौंपने का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग की मांगों को अगर नहीं सुना गया तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाने का काम करेंगे, मुजफ्फरपुर का चक्का जाम करने का काम करेंगे, गाड़ियों को जो है हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ लगाने का यहाँ काम करेंगे। आगे मुजफ्फरपुर में आप हमको बताइए कि मुजफ्फरपुर में क्या सुविधा है। मुजफ्फरपुर के लिए ऑटो रिक्शा चालकों के लिए न स्टैंड की सुविधा है, न स्टॉप पॉइंट की सुविधा, न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे सरकार को और जिला प्रशासन को कि मुजफ्फरपुर में टेम्पो और रिक्शा चालक जो रोजगार कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि जुल्म किया जाए। ये तानाशाही रवैया एकदम नहीं सहेगा मुजफ्फरपुर के टेम्पो और रिक्शा चालक, और ये आंदोलन पूरे बिहार का रुख करेगी। पूरे बिहार का हर एक जिला में जो है बंद करने का काम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी बिहार सरकार और जिला प्रशासन की होगी। 20 साल पहले से रिक्शा चलाते हुए उसके बाद कुछ पैसा हुआ, महिला समूह चालू हुआ तो समूह से पैसा लेकर के एक टेम्पू लिए। टेम्पू लेने के लिए डीजल इंजन लेकर के जो है से 4 साल से चलाए हैं। उसके जैसी की सदा है वैसे ही लोग कहा जो नहीं डीजल इंजन प्रदूषण है, डीजल इंजन प्रदूषण है। 4 साल पेपर अप टू डेट गाड़ी हम जो है से 50,000 में एक चेंज करके गाड़ी लिए। अब बताइए जे यह सरकार जो बता रहे हैं जी यह गाड़ी स्कूल में चलने के लिए बच्चा के लिए सेफ्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या कीजिए? और गाड़ी जो है सोचे यही है जो गाड़ी जो है सो रिटर्न ले। मेरा ये माई जो 90,000 रुपया जमा किए हैं से 15 साल का जो उसका टैक्स पे किए हैं से सारा हम लोग को रिटर्न कर दे और वो अपना गाड़ी ले ले। समझे क्या मांग है? हम लोग के यही मांग है। और पूरी नहीं होती तो क्या कीजिएगा? आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे? जितना डीजल गाड़ी है सब फूकेंगे रोड पर, आत्महत्या कर लेंगे। एक भी गाड़ी नहीं चलने करेंगे, आंदोलन कर देंगे हम लोग, सब बंद करेंगे, पूरा आंदोलन कर देंगे हम लोग, रोड पर उतरेंगे, सब पर फूकेंगे। कोई उपाय नहीं है। अब वो गांजा पी करके चांदी वाला चीला में गांजा पीते हैं, गांजा पी के भगवा लाते हैं और दूसरा उनको बताते हैं जो ऐसा हो गया नहीं तो वो है काम करते हैं। 1 लाख रुपया देंगे तो ठीक है। हम लोग का कोई उपाय नहीं है, लास्ट स्टेज में है जो आत्महत्या कर लेंगे। बहन से पुश्तैनी जमीन लिखाने का आरोप लेकर डीएम को आवेदन देने पहुंचा मरवन का एक पीड़ित। बहन से पुश्तैनी जमीन लिखाने का आरोप मामले में डीएम को आवेदन देने पहुंचा पीड़ित मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड क्षेत्र के एक परिवार जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि हमारी बहन से लिखवा लिया गया है, लेकिन वह पुश्तैनी जमीन है, जिसको लेकर आज हम पूरा परिवार जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन को आवेदन देने आए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम लोहार जाति से हैं, खुरपी हसुआ पीटने यानी तेज करने का काम करते हैं। जो जमीन है वह पुश्तैनी है, जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है और दलालों के बहकावे में आकर ऐसा काम की है। जो है से सर के यहाँ जो है से हमारा जमीन जो है से क्या किया, जे चौकीदार हमारे गांव का है, वो जो है से हमारा जमीन जो है से हमारे पूर्वजों के नाम से, दादा और परदादा के नाम से जमीन है। और वह जमीन जो है से क्या किया, जो मतलब चौकीदार जो है से चुरा करके हमारे बहन से लिखवा लिया और लिखवा करके और धमकी देता है जे हमको जो है से मतलब कि जे थाना हमारा है, मुखिया हमारा है, सरपंच हमारा है, वार्ड हमारा है, न्यायालय हमारा है, थाना हमारा है, हम जो चाहेंगे से तुमको करेंगे, हमको धमकी देता है। हम 2 गो हमारा लड़का है, 3 गो लड़की है, बहन हमारा जो है से 2 गो है, हम भाई में अकेला है, हम जाए तो कहाँ जाए। कौन जमीन है? पुश्तैनी जमीन है। हाँ, सब पुश्तैनी जमीन है। बहन कैसे लिख दिया? अब कैसे लिख दिया से तो वही न जाने, वो बुड़बक बहन है, वो कुछ सीधा साधा बुड़बक टाइप में है। भाई में हम अकेले हैं, पढ़े लिखे हम नहीं हैं, और हम करे से क्या करें, हम किसके पास जाए? आज कहाँ है? आए हैं सियाराम के निवास में, जो हम वहाँ जो है से मतलब कि जो हमको न्यायालय मिलेगा। जिलाधिकारी का? हाँ, जिलाधिकारी से। हाँ, जिलाधिकारी। जमीन है पकड़ी चट्टी
पता ही हवाई अड्डा के बगल में जमीन है। कौन ब्लॉक? वो ब्लॉक है जो है से मरवन। अच्छा, तो 2 बहन 1 भाई है? हाँ, 1 भाई है और 1 बहन लिख दिया है? हाँ, 1 बहन लिख दिया है। और हिस्सा है या पूरा हिस्सा लिख दिया? नहीं, हमारे अभी न हमारा फुआ भी बांटा है, न हमारे बाबूजी बांटे, बाबूजी मर गए। फुआ हमारा 2 गो नहीं है, यहाँ 1 गो फुआ है, वो जो है से हमको गिफ्ट कर दी। और हाँ, वो सब गिफ्ट कर दी। और ये जो है से 1 गो बहन जो है से हमारा जो है से मतलब जो वो जमीन जो है से लिख दी। जमीन बंटवारा हुआ था कि नहीं, कोई किसी से बंटवारा नहीं है। वो परदादा का जब संपत्ति था, दादा का संपत्ति था, वो लोग अपना कोई बंटवारा नहीं किए हुए हैं। और ये जो है से कैसे न कैसे जमीन है, 7 डिसमिल जमीन है। वो कहाँ घरारी वाला है, खेत वाला? वो सब जो है से मतलब कि जो घर बनाने वाला जमीन है। आज क्या मांग कर रहे हैं? मांग करने आए हैं जो वहाँ जो है से सीओ साहब जो है से हमारा दाखिल खारिज जो है से कर देते तो हमारा जो है से कल्याण हो जाता। लेकिन दाखिल खारिज जो नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट कर दिए हैं। और ये मैडम जो है से मतलब कि जो हमारा दाखिल खारिज कर देते तो हमारा कल्याण हो जाता। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।